मार्केट वॉइसेस में। और आज हमारे साथ हैं आनंद राठी वेल्थ के डिप्टी सीईओ फिरोज़ अजीज़। फिरोज़ जी, गुड आफ्टरनून। और नॉर्मली आपसे म्यूचुअल फंड्स पर बात करते हैं, लेकिन अब से मार्केट पर भी आपसे बात किया करेंगे। तो बताइए, इस समय क्या व्यू लग रहा है आपको मार्केट में? जो रिसेंट करेक्शन आई उसके बाद क्या वापस री एंट्री का जोन है इस मार्केट में? नमस्कार अनंत जी। सो नाइस टू बी ऑन योर शो। बट जैसे आपने कहा कि निफ्टी की करेक्शंस आई हैं, 19,978 तक गई थी 20 जुलाई को, अब वापस थोड़ी सी रिट्रैक्टमेंट आई है। बट आई पर्सनली थिंक दैट ये अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी, बिकॉज जो अर्निंग्स की ग्रोथ आई है Q1 FY24 की 39% की आई है, और हमारा जो निफ्टी पे अर्निंग्स का एस्टिमेट है 936 रुपीज का फॉर द फुल ईयर, ग्रोइंग फ्रॉम 814, लुक्स मोर एंड मोर सर्टन। क्योंकि अगर अर्निंग्स ठीक से आएंगी तो आज की जो वैल्यूएशंस हैं हमारे हिसाब से फेयर जोन में है। अगर 1920 की पीई, फॉरवर्ड पीई के आधार पे जो 19,411 की जो अभी लेवल है, आई थिंक हम 19.520 की अर्निंग्स पीई पे हैं। लॉन्ग टर्म एवरेज 18 पे रहा है। ब्याज दरों को नॉर्मलाइज करें, जब भी ब्याज कम होते हैं तो रिलेटिवली पीईज बढ़ती हैं, और ब्याज दरें ऊपर होती हैं तो पीईज घटती हैं। तो आज हम देखते हैं कि 10 ईयर G-Sec 7.22 पे ट्रेड कर रहा है। तो इसीलिए थोड़ी वैल्यूएशन स्ट्रेच लग रही है। जैसे ही इंटरेस्ट रेट साइकिल डाउनटर्न होगा तो ये वैल्यूएशंस अनलॉक होंगी फ्रॉम अ पीई एक्सपेंशन स्टैंड पॉइंट। तो ये बाइंग अपॉर्चुनिटी है। और इलेक्शन जैसा एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट आने वाला है 8-9 महीने में, और हमेशा हमने देखा है कि दैट गिव्स यू अ ट्रिगर ऑफ अ 16% एवरेज मूवमेंट ओवर द लास्ट 5 जनरल इलेक्शंस। फिरोज, कंसिडरिंग आप वो यील्ड की बात कर रहे थे एंड वेयर द इंटरेस्ट रेट साइकिल इज एट दिस पॉइंट इन टाइम, उसको मेंशन किया। बैंकों को लेकर आपकी क्या अप्रोच रहेगी? यहाँ पर अर्निंग्स पर क्या विजिबिलिटी देखने को मिल रही है? क्योंकि ऐसी बाजार में डर था कि शायद ये जो क्वार्टर डिलीवर हुआ है इसमें जो कुछ अच्छा होना था वो दिख चुका है। क्या आपको भी वो फियर है कि अब यहाँ से थोड़ा सा संकोच देखने को मिलेगा, अर्निंग्स उतनी शायद मजबूत ना रहे? नहीं, मेरे हिसाब से अर्निंग्स मजबूत रहेंगी। ऑफ कोर्स ये क्वार्टर बहुत अच्छा रहा है, द क्वार्टर विच वेंट बाय। ऐसी विंडफॉल गेन्स की एक्सपेक्टेशन करना थोड़ा अनफेयर होगा, बट आई थिंक अर्निंग स्टेबिलिटी जरूर होगी, क्योंकि इंटरेस्ट रेट साइकिल पीक आउट पे है। ऑफ कोर्स इन्फ्लेशन जो लास्ट आंकड़ा आया था 7.2 7.3 का, वो थोड़ा ऑफशूट है बिकॉज ऑफ वेजिटेबल प्राइसेस लार्जली, अगर हम इन्फ्लेशन को ब्रेक डाउन करें। तो आंसर योर पॉइंटेड क्वेश्चन, अर्निंग्स पे स्टेबिलिटी जरूर होगी। पॉइंट वन, 37%, 36.8% निफ्टी की जो वेट है वो फाइनेंशियल सर्विसेज से आती है। 10 साल पहले वो वेट सिर्फ 29% थी। जो अब इस साल की जो निफ्टी मूवमेंट्स आई हैं दिस फाइनेंशियल ईयर, 4.8% की जो निफ्टी की इजाफा देखने को मिला है, वो इस सेक्टर से कंट्रीब्यूट किया है, फाइनेंशियल सर्विसेज, विच इज ब्रॉडली एनबीएफसीज एंड बैंक्स। आई थिंक बैंक में कोई डरने की बात नहीं है। इन टर्म्स ऑफ अर्निंग्स पे कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगेगा। द अर्निंग एस्टिमेट फॉर फाइनेंशियल सर्विसेज शुड बी ऑन ट्रैक फॉर द फुल फाइनेंशियल ईयर, ये हमारा मानना है। जो डोमेस्टिक फ्लोज हैं उसकी वजह से एनबीएफसी के स्टॉक्स ज्यादा चलेंगे। बैंक्स तब चलती हैं जब एफआईआई का फ्लोज ज्यादा होता है। तो आपने कोरिलेशन निकाला कि जब भी एफआईआई से पैसा आता है तो लार्ज बैंक्स चलती हैं, जब डोमेस्टिक इनफ्लोज ज्यादा होती हैं तो एनबीएफसी चलती हैं। ये क्लियर कोरिलेशन देखने को मिला है फॉर द लास्ट 12 ईयर्स, जिसकी हमने स्टडी की थी। फिरोज, आप लोगों ने इस वक्त आईटी पे क्या अप्रोच अडॉप्ट किया है? क्लाइंट्स के साथ क्या व्यू शेयर किया है? बीते 1.5 साल के प्राइस डैमेज ने जिस ट्रेजेक्ट्री में निफ्टी आईटी को प्लेस किया है, वैल्यूएशंस के लिहाज से और इस बार की अर्निंग्स के लिहाज से, ये कहाँ पे खड़ा है? हमारे हिसाब से आईटी की जो बॉटमिंग आउट है वो हो चुकी है। रिजल्ट्स इतने शानदार नहीं थे, फिर भी प्राइस मूवमेंट्स आई हैं, पॉजिटिव प्राइस मूवमेंट्स थोड़े स्टॉक्स में आई हैं। तो आईटी सेक्टर ऑफ कोर्स यूरोप के स्लोडाउन से काफी इंपैक्ट हुआ है, बट आई थिंक लॉन्ग टर्म में आईटी सेक्टर एक रिवर्सल में है। वैल्यूएशन बॉटम आउट हुई है। जब भी रिजल्ट्स खराब आते हैं और स्टॉक ठीक ठाक रिएक्ट करता है, दैट मींस द वर्स्ट हैज बीन प्राइस्ड इन। सो अगर आप देखें अगले 3 साल के पर्सपेक्टिव से, अगर आईटी सेक्टर के इंडेक्स को अगर निफ्टी से कंपेयर किया जाए, 3 to 4% compounded alpha over 3 years is possible. ओके, आपके टॉप कन्विक्शन बेट्स में कंज्यूमर है। कंज्यूमर एक बहुत बड़ी पॉकेट है, लेकिन फिरोज, तो इसमें किस पर ज़्यादा बेट होगी? डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन, नॉन डिस्क्रिशनरी, और विद इन दैट अगर कुछ चुनिंदा शेयर्स के बारे में अगर आप बात कर सकें तो कहाँ पर आप ज़्यादा बुलिश होंगे?
अनुज जी, हमारे हिसाब से लास्ट 6 मंथ थोड़ा अंडर परफॉर्मेंस आया है कंज्यूमर स्टेपल्स में, बट आई थिंक द कंजम्पशन स्टोरी फ्रॉम अ रूरल स्टैंड पॉइंट, जो जीडीपी की ग्रोथ की एक्सपेक्टेशंस है वो भी हमारे हिसाब से मीट हो रही हैं। तो आई थिंक कंज्यूमर स्टेपल्स, एफएमसीजी लार्जली पे हमारा फोकस रहेगा। आपके सामने मैं स्टॉक्स की बात नहीं करूंगा, यू आर far bigger expert on that, so I'll rest my case there. But I think consumer staples, one, FMCG particularly, consumer durables, especially with the MNCs की जो China Plus One strategy है, उसके आधार पे मेरे हिसाब से कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में भी अच्छी खासी रैली देखने को मिलेगी। और हम जब भी सेक्टर्स की बात करते हैं तो रिलेटिव परफॉर्मेंस के आधार पे हम एक सेक्टर चुनते हैं, ना कि एब्सोल्यूट परफॉर्मेंस के आधार पे, क्योंकि अगर ब्रॉडर इंडेक्स की अगर मीन रिटर्न, फॉर एग्जांपल निफ्टी की मीन रिटर्न है 14, मीडियन रिटर्न है 11, कोई भी सेक्टर जो 15% की मीडियन रिटर्न दे सकता है अगले 3-4 साल के लिए, वो हमारा फोकस सेक्टर रहता है। उस आधार पे हम ना सिर्फ स्टॉक्स चुनते हैं, बट म्यूचुअल फंड्स भी उसी आधार पे चुनते हैं जिसमें वेटेजेस ज्यादा होती हैं। तो आंसर योर पॉइंटेड क्वेश्चंस, कंज्यूमर स्टेपल्स is where our focus is. फिरोज, considering you mentioned mutual funds, मैं आपसे एक पर्सपेक्टिव लेना चाह रही थी। इस समय जब आप डेटा एनालाइज करते हैं, स्पेशली जो मिड कैप्स में लार्जर आउट परफॉर्मेंस देखने को मिला है, डिस्पाइट द फैक्ट कि निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई से एक डिसेंट करेक्शन दिखा चुका है, लेकिन मिड कैप्स आर होल्डिंग स्टेडी। किन किन पॉकेट्स में आपको ज्यादा स्ट्रेंथ दिख रही है? जब नए इनफ्लोज की बात करते हैं, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस जो पैसा लगा भी रहे हैं, उसमें से कितना अंश दरअसल इन मिड एंड स्मॉल कैप कंपनियों की तरफ डाइवर्ट हो रहा है? आई थिंक जैसे आपने कहा मिड कैप म्यूचुअल फंड के लिए वो सिर्फ 150 कंपनियां हैं। अगर वो म्यूचुअल फंड के डेफिनेशन सेबी के क्लासिफिकेशन के हिसाब से जाएं 100 to 250, हमारी जो बुलिशनेस है वो स्मॉल कैप पे ज्यादा है, क्योंकि स्मॉल कैप एक ब्रॉडर डेफिनेशन है फ्रॉम रेस्पेक्टिव ऑफ म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री। 250 कंपनी से लेके 3000 करोड़ तक की मार्केट कैप की कंपनी, जिसके बाद माइक्रो कैप चालू होता है, उस सबको स्मॉल कैप कहते हैं। आज अगर डोमेस्टिक फ्लो ज्यादा है, जैसे इस महीने ऑलमोस्ट 7500 करोड़ की कैश मार्केट बाइंग आई है डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स से, और एफआईआईज की प्रैक्टिकली जीरो इनफ्लो आउटफ्लो है फॉर दिस मंथ। तो जब भी ये जो डोमेस्टिक इनफ्लोज ज्यादा आते हैं, क्लोज टू $1 बिलियन एज कम, तो आप देखते हैं कि स्मॉल कैप काफी रेजिलियंट होता है। मिड कैप में थोड़ी वैल्यूएशन स्ट्रेच लगती है। ये स्पेसिफिकली 150 कंपनी की अगर हम रिसर्च करते हैं और उनकी एक टारगेट एनएवी निकालते हैं इन 150 कंपनी की, उसमें थोड़ी सी निफ्टी से अंडर परफॉर्मेंस की गुंजाइश है, बट स्मॉल कैप की आउट परफॉर्मेंस की ज्यादातर गुंजाइश है। सो मोस्टली जब भी लोग बात करते हैं स्मॉल कैप और मिड कैप को सेम श्रेणी में बोलते हैं, बट आई थिंक स्मॉल कैप की जो बिहेवियरल पैटर्न्स हैं वो बहुत डिफरेंट है। टारगेट एनएवी फॉर द सब्सिक्वेंट 250 स्टॉक्स हमारी 20% की टारगेट एनएवी है, रिलेटिव टू 13% की जो निफ्टी की टारगेट एनएवी है। तो 7% का आउट परफॉर्मेंस स्मॉल कैप इंडेक्स में, निफ्टी स्मॉल कैप 250 में देखने को मिल सकता है ओवर द नेक्स्ट 1 ईयर। ओके, ठीक है। तो स्मॉल कैप्स में शायद बेटर रहेगी। कोई थीम्स जो आपने आइडेंटिफाई की हो मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स में, फिरोज? आई थिंक थीम्स में ऑफ कोर्स वी आर प्लेइंग फाइनेंशियल सर्विसेज। जैसे हमने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो थीम है, रॉ मटेरियल प्राइसेस काफी अट्रैक्टिव हुए हैं, इसलिए उनकी अर्निंग्स अच्छी आई हैं और अच्छी आने की उम्मीद है। सो इंफ्रास्ट्रक्चर हैवी वेट, आईटी हैवी वेट एंड कंज्यूमर्स हैवी वेट, इन सबकी कॉम्बिनेशन ऑफ कोर्स एक थीम नहीं बनते, बिकॉज एक तो ग्लोबल सेक्टर है, दूसरा डोमेस्टिक सेक्टर है। तो जहां भी इसकी वेटेजेस ज्यादा होंगे एज अ पोर्टफोलियो कॉन्स्टिट्यूएंट निफ्टी से, एक्टिव वेट जिसको हम कहते हैं, निफ्टी में जो भी इनकी वेट्स है उनसे अगर 5% की ज्यादा वेट्स इन सेक्टर्स में होंगी तो आउट परफॉर्मेंस करने की गुंजाइश है। अजीज, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए, और आगे आपसे और भी डिटेल में बातचीत जारी रहेगी। तो फिर